Good morning, 10th class. Today we take to another topic. Topic number 3.3, 1848, the revolution of the liberals. So yesterday we learn about hunger, hardships, and popular revolt, in which you can understand the economic hardship in Europe and how population is migrated to slums town, and you also know the cheap machine made good from England because of industrialization in England is compete in all Europe. Okay, and the rise of food prices and the 1848 years. 1848 was one such year where food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out. और मतलब ये इस तरह की आप सारी घटनाएं पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, और उसके बाद आपने कुछ इंसिडेंट भी पढ़े थे। ये सिर्फ रीडिंग के लिए है, समझने के लिए कि वहाँ इस तरह से क्या हो रहा था। और जो आज का टॉपिक है वो आपका इस चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद ये यहाँ फिनिश हो जाएगा और उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। रिवीजन आपका मे बी हम शायद इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करें, क्योंकि हिस्ट्री तो आपने रिसेंटली पूरा किया ही हुआ है। हिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, बट ऐसा नहीं कि मैं रिवीजन नहीं करवाऊँगा, रिवीजन तो होगा ही। सो मैं आप लोगों से सजेशंस मांग लूँगा। आई वॉन्ट योर सजेशंस फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम टुमारो, मतलब नेक्स्ट डे जो भी होगा, मंडे होगा उस दिन से। मे बी आप, क्योंकि आई थिंक पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हमने स्कूल में ही पढ़ा था, हिस्ट्री को भी स्टार्ट कर ही लिया अच्छे से। अब रहे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो उनमें से आप बताना कि किस टॉपिक से स्टार्ट किया जाए। ओके, लेट्स सी द रिवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स को आप पहले से समझते आए हैं। दे ऑलवेज वांट चेंज, और वो हर चीज़ के थॉट को लेके हर चीज़ में बदलाव चाहते हैं। वो कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिज्म ऑर्डर को पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो अब वो रिवोल्यूशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखते हैं जिस तरह का एक ओल्ड रिजीम बहुत 100 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम से फ्रांस में, यूरोप में इस्टेब्लिश है, तो उसको हटाने की मांग है। ओके, पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, जो अभी ऊपर के टॉपिक्स में आपने पढ़ा, हंगर, हार्डशिप में, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class were underway. तो ये जो ऊपर की कहानियाँ आपने देखी, वर्कर्स, पीजेंट्स, पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट और जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह की घटनाएं जो 1848 से पहले घट रही हैं, अब वो 1848 में आके ना एक रिवोल्यूशन हो रहा है। और वो रिवोल्यूशन लेड मतलब किसने उसको लीड किया है, मतलब कौन उसके करने वाले लोगों में सबसे आगे हैं। एक होता है ना सबसे आगे होके वर्क करना, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास है। अब वो अपने इस तरह के स्ट्रगल के लिए, इस तरह के रिवोल्ट के लिए अब वो अपने आगे बढ़ चुके थे। ये इवेंट्स आएंगे, आपको सिर्फ इवेंट्स समझने हैं, आपको सिर्फ ये समझने की कोशिश करनी है कि रिवोल्यूशंस किस किस तरीके से हो रहे थे और किस किस कंट्री में हो रहे हैं। इस पूरे टॉपिक में इस तरह से आपको समझना है। और एक दो मेन इंसिडेंट आपको आएंगे जो कि बोर्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, वो हम आपको बताएंगे। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1814 फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इवेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये जहाँ से आपने इवेंट्स यहाँ से स्टार्ट किया है। अब फ्रांस में किस तरह के मोनार्क को क्या हटाया जा रहा है, और ठीक है, और रिपब्लिक बेस्ड जो यूनिवर्सल मेल सफरेज है, ये तो आप शायद समझ रहे हैं। रिपब्लिक यानी कि वहाँ पे जो हायर पोजीशन पे जो पर्सन है वो हिरार्कल पोस्ट नहीं होना चाहिए। राजा लुई 16 था ना, अब वहाँ पे लोग वोट दे के चुनना चाहते, उस पर बेस्ड एक यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी कि सभी मेल को उसमें वोट देने का अधिकार हो। इससे पहले सिर्फ प्राइवेट जो क्या कहते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टी का राइट होता था, सिर्फ उन्हीं को ही वोट देने का अधिकार था। अब इसको हटा दिया। ऑल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। इवेंट्स में सबसे पहली घटना ये है। इसको इजी भाषा में अगर समझे ना, तो सबसे सिंपल बात ये होगी, फ्रांस हैड अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ मोनार्क एंड ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सफरेज।
यूनिवर्सल मेल सफरेज, सिर्फ इतना लिखें। मतलब वो रिपब्लिक को क्लेम कर रहे हैं मोनार्क की जगह, और यूनिवर्सल मेल सफरेज को उन्होंने प्रोक्लेम किया है। ये फर्स्ट इवेंट्स है रिवोल्यूशंस में, क्योंकि रिवोल्यूशन सिर्फ लड़ाई से ही नहीं होता है, रिवोल्यूशंस अपने तौर तरीक़ों से, प्रोसेस से भी होता है कि आप किस तरह से विद्रोह कर रहे हैं, जो कि नॉन वायलेंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, अगर यूरोप के अदर हिस्सों की बात करें, वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, अभी तक तो इंडिपेंडेंट नेशन बहुत सारे थे भी नहीं, ये हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, ऐसे बहुत सारे एम्पायर थे। तो वहाँ की अगर बात करें, देखो वहाँ क्या हो रहा था, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, द एस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ये वो इलाके हैं कि जो अभी तक नेशन स्टेट नहीं बने, ठीक है ना। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड, इन सभी इलाकों के, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो अदर पार्ट्स में यूरोप की अगर बात करें, जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में तो पहले से ही आप देख रहे थे रशिया के खिलाफ कितना तेज मूवमेंट चल रहा था, एस्ट्रो हंगरियन, इन सारे एम्पायर्स में जो आज मॉडर्न स्टेट में कई सारे वहाँ पे नेशंस आते हैं, उन लोगों ने, उसमें मैन और वुमेन दोनों ने, लिबरली थे, मिडिल क्लास के ही लोग थे जो चेंज चाहते थे, कंबाइंडली अपनी डिमांड को फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, वो क्या डिमांड कर रहे थे, इन लोगों की डिमांड क्या थी, इन लोगों की क्या डिमांड थी, इन लोगों की डिमांड थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब इसका क्या मतलब है, इसका बड़ा इजी है कि मतलब एक लॉ बनाया जाए, और लॉ किसके अंतर्गत आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल है ना। उसी चीज़ के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड को यूज़ किया है, विद नेशनल यूनिफिकेशन। अच्छा, ये लॉ बनेगा कब, ये लॉ कब हो सकता है, एक यूनिफिकेशन, अगर लॉ की बात करें कि यूनिफिकेशन लॉ की, देखिए जैसे एक यूनिफाइड लॉ की बात करें तो वो कब हो सकता है, जब हम सब एक ही नेशन का हिस्सा हो, मतलब एक देश हो, मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। अगर नेशन होगा तभी तो यूनिफिकेशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन हम ला सकते हैं, और फिर आप देखेंगे कि जो लिबरल क्लास है उसको वो सारे राइट्स मिल रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल, अगर मैं इसको हटा दूं, आज तो सबको ही सफरेज मिला हुआ है ना, तो रिपब्लिक बेस्ड सफरेज तभी तो सबको मिलेगा, यूनिवर्सल यानी सबको मिलेगा, दैट्स द पॉइंट। तो ये बात वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, नेशनल यूनिफिकेशन है, इसका मतलब वो नेशन स्टेट की मांग कर रहे हैं, अपने अपने नेशंस की। शिट, ओके। सो मैं आपको बता रहा था कि उस बेस पे अगर डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लॉ की बात कर रहे हैं, नेशनल यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, नेशन होगा तभी तो नया कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बनेगा, एक जैसा, एक जैसे चीज़ों के लिए एक जैसे लॉ होंगे, इक्वल राइट होंगे, सभी लोग इक्वल बिफोर लॉ होंगे, सबके लिए राइट्स की बात होगी, सबके लिए इकोनॉमिक की बात होगी। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो इस तरह की डिमांड, ये बहुत बड़े पैमाने, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड से आप बहुत ब्रॉड मीनिंग समझ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अब इन देशों के लिए बनने के लिए स्टार्ट होने लगी थी कि वो चाहते थे कि अब वो नेशन स्टेट अब बने। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड। अब एक्चुअली अनरेस्ट, ये जो ऊपर आप पढ़ रहे थे ना, हंगर, हार्डशिप और ये सारी चीज़ें, मूवमेंट इस तरह से हो रहे थे, अब ये इतने पॉपुलर हो रहे थे, तो इन चीज़ों का इन्होंने इसमें फ़ायदा लिया कि yes, I was talking about constitutionalism and national unification and demand in Germany, Italy, Poland, Austria-Hungarian. सो तो उसके बाद आप देखेंगे कि जब इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे होने लगी हैं, मैं आपसे कह रहा था कि इस वर्ड को अगर आप बहुत ब्रॉडर वे में समझेंगे, वाइड वे में समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये पूरी फुल्ली नेशनलिटी की बात कर रहा है, जो कि ये कंट्री उस चीज़ की तरफ अभी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ये पॉपुलर अनरेस्ट चल रहा था, डिस्टर्बेंस चल रहा था, उसमें अपनी डिमांड को, अपने नेशन स्टेट क्रिएशन के लिए ये बहुत तेज़ी से उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन कई तरफ से डिस्टर्ब हो रही होती है, तो हर कोई इंसान महसूस करता है कि वो वहाँ से सिचुएशन से
फ्री होने की कोशिश करे, चाहे वो नेशन स्टेट की हो या पर्सन टू पर्सन हो। तो उसमें वो बोल रहा है, उसमें उसने उसने बोला है क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। अब वो डिमांड कर रहे थे। देखिए डिमांड पहले तो आपको ये समझनी होगी, फिर वो अपने इस एडवांटेज को, इस अनरेस्ट के जरिए भी डिमांड को बढ़ाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि एक नेशन स्टेट उनके लिए क्रिएट हो। इन सब नेशन स्टेट्स की बात हो रही है बेटा यहाँ पे। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स मतलब जैसे इंडिया में बेटा फेडरल सिस्टम है ना, ठीक वैसे ही। अभी ये पूरा पॉलिटी में चैप्टर आएगा तब आपको समझाएंगे उसमें। पार्लियामेंट में आप कई सारी चीज़ें इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके का है। वही एक लोकसभा है, लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। एक हाउस में हम वोट दे के उन लोगों को भेजते हैं और दूसरे में वो इनडायरेक्टली चूज़ होते हैं। तो उस तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात हो रही है। और क्या बात हो रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ हो, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हो, प्रेस को आज़ादी हो, जो कि 1815 में जो वियना कांग्रेस हुई थी उसमें ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको याद होगा, कंजर्वेटिज्म ऑर्डर आ गया था। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब किसी भी तरह का अगर हम कोई ग्रुप बनाएं, किसी तरह का एसोसिएशन बनाएं, संगठन बनाएं, तो उसको फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, कहने के लिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ये पूरा एक जो अलग रिवोल्ट था वो आपने समझा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लेवल पे क्या बात होगी, जर्मनी की बात होगी। मतलब पहले बात आई थी ना वहाँ पे कि जर्मनी और ये जो है अपने आप को नेशन क्रिएट स्टेट की तरह डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह की। तो अब नेक्स्ट यहाँ से आप देखेंगे कि जर्मनी वो चीज़ें किस तरह से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आता है बोर्ड के लिए, तो ध्यान दें। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt. आपको याद है ना वही मिडिल क्लास जो हम अभी लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, पढ़ते आए हैं बहुत देर से। तो उन लोगों ने अपने पॉलिटिशियन एसोसिएशंस के अंतर्गत कई सारे रीजन्स में जर्मनी में लार्ज नंबर पे इस तरह के एसोसिएशंस बने भी। उनके मेंबर इसी तरह के लोग होते थे, मिडिल क्लास में प्रोफेशनल्स थे, चाहे वो बैंकर हो या छोटा मोटा इन्वेस्टर हो, कोई भी छोटे छोटे व्यापारी हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, प्रॉस्पेरस आर्टिशंस भी बहुत बड़े कलाकार, जिसमें लेखक हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, मैनी मोर। वो एक साथ मिलके सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट बेटा जर्मनी में एक शहर है आज बहुत बड़ा, वहाँ मिलते हैं। एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। वो कहते हैं, आपको याद है ऊपर एक वर्ड आया था नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट्री आया था। तो उसी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वो लोग वोट करने के लिए डिसाइड करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जर्मन नेशनल असेंबली जो है वो बनाई जाए, वोट की जाए, यानी कि वो नेशन स्टेट की तरह ही डिमांड अब करने लगे। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ से आपको ध्यान देना है। 1848 18 मई में 831 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव मार्च मतलब आते हैं फेस्टिव प्रोसेशंस के लिए। मतलब उस पूरा एक वहाँ समारोह होता है, एक तरह से सेलिब्रेशन टाइप, टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए वो लोग कहते हैं ना नेशनल असेंबली के लिए, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में ही मिलते हैं। तो वहाँ पे कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, और वहाँ पे एक चर्च था सेंट पॉल, वहाँ पे इस तरह की अपनी डिमांड को और जर्मन नेशनल असेंबली की डिमांड के लिए वोट करने के लिए इकट्ठे होते हैं 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग जर्मन रीजन से आए हुए लोग। कई सारे तरह लोग थे ना उसमें, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और आर्टिशंस। तो सेंट पॉल एक चर्च है वहाँ पे सब मिलते हैं। ये यहीं से एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और जनरल असेंबली वाला जो पोजीशन है वो किस तरह से देखते हैं। कई बार कमेंट योर ओन वर्ड्स और कमेंट योर थिंग्स इस तरह करके वहाँ पे उसमें आता है। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हीटेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। और वहाँ पे वो एक ड्राफ्ट बनाते हैं अपने पार्लियामेंट के लिए कि वो जर्मनी में एक पार्लियामेंट चाहते हैं। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लॉ बनाया, और आप जानते हैं लॉ बनाने के साथ साथ हम पूरा नेशन को उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उन लोगों को लगा कि अगर पार्लियामेंट में जो हेड है अगर वो हम मोनार्कियल रखें, मतलब राजा को ही रखें, तो वो किसको रखा उन्होंने, ज़रा देखें तो आप लोग। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन द स्टम ऑफ फ्रेडरिक विल्हम फोर्थ किंग ऑफ प्रशिया।
अब जो वहाँ डिप्यूटीज़ और बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने सोचा कि प्रशिया का जो राजा है ना, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, उसको इस चीज़ का मतलब इन सब चीज़ों के आधार पे कि जर्मन स्टेट जो है उसका जो हेड होगा वो मोनार्कियल होगा, लेकिन वो पार्लियामेंट के अधीन होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो, अगर कोई मोनार्कियल हेड होगा और वो सब्जेक्ट मतलब जिम्मेदार होगा पार्लियामेंट के लिए, तो पावरफुल कौन हुआ? पार्लियामेंट। तो वैसे ही जो हेड है वो वीक हो गया, ये सुप्रीम हो गए। तो ये सब चीज़ें जब बात करने के लिए फ्रेडरिक विल्हेम किंग प्रुशिया की जब बात हुई, ही रिजेक्टेड है, उसने मना कर दिया, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंडर आ जाएगा तो उसकी पावर ही कहाँ रह जाएगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे फ्रांस में आपने देखा था कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया था और राजा की पावर्स बहुत वीक हो गई थी, एंड जॉइन अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। और फ्रेडरिक ने क्या किया, इसको रिजेक्ट किया, उसके बाद इसको और मोनार्क जो राजा वगैरह लोग थे उन्होंने भी मिलके इस असेंबली को अपोज किया, विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं मोनार्क के लिए कितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो रहा है वहाँ पे। यस, वाइल द पोजीशंस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी भी ठीक उसी तरह के लोग हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही वेल्दी पीपल होते हैं और उन्हीं कुछ लोगों के हाथ में पावर्स होती है। वो भी एरिस्टोक्रेसी जब अपोजिशन आया एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बनी, तो सोशल बेस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड, तो सोशल बेस पे लगा कि जो पार्लियामेंट है ना वो बन नहीं पाएगी, वो एंड की तरफ बढ़ रही है। भाई क्राउन जिसको पहनाया जा रहा है वो अपोज कर रहा है, सारे मोनार्क को एक साथ ले आ रहा है। एरिस्टोक्रेसी और उनकी मिलिट्री पावरफुल थी, उन्होंने सोशल बेसिस पे, अब सोशल बेसिस क्यों? सोशल बेसिस ये कि जो मोनार्क में राजा लोग हैं और एरिस्टोक्रेसी में बहुत धनवान लोग हैं, जब वही पावरफुल नहीं होंगे तो उस सोसाइटी में कौन लोग पावरफुल होंगे? जो आपने ऊपर पढ़ा था, मिडिल क्लास लोग। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें उस बेस पे पार्लियामेंट में नहीं बन पाई, मतलब कमज़ोरी हो गई वहाँ पे। फिर आगे देखिए क्या होता है, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। अब ये तो सच बात है कि 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो इलेक्टिव ही हैं, आपने ऊपर देखा भी था कि वो मिडिल क्लास से ही थे। वो पूरी पार्लियामेंट में डोमिनेट सबसे ज़्यादा थे मिडिल क्लास के लोग थे, हु रेसिस्ट द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसन एंड कॉन्स्टिट्यूंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। ये वही लोग हैं बेचारे जिन्होंने जब विरोध किया था डिमांड ऑफ वर्कर्स के और आर्टिसंस लोगों का, और उन्होंने अपना सपोर्ट खो दिया था। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यानी कि ये एक तरह की शुरुआत है, विद्रोह हो रहा है, मिडिल क्लास की तरफ से भी कुछ चीज़ें लॉस हो रही हैं, मोनार्क जो हैं वो भी अपोज कर रहे हैं, एरिस्टोक्रेसी उनकी मिलिट्री पावरफुल है तो वो भी पार्लियामेंट को नहीं मान रहे हैं। ये एक स्ट्रगल चल रहा है पूरे फ्रेम में, अगर आप देखें तो एक स्ट्रगल वहाँ शुरू हो गया है नेशन स्टेट के लिए। लेकिन जिन लोगों की वहाँ पे डोमिनेंस ज़्यादा है, आप देखें कि वो लोग अपने काम में फिर सफल होते हैं। आगे देखिए उसमें लिखा है, इन द एंड ऑफ ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। और लास्ट में इन सब चीज़ों का ये मतलब निकला कि आर्मी को बुलाना पड़ा। वो जो इस तरह की वहाँ पे अब अपोजिशंस की तरफ से, एरिस्टोक्रेसी की तरफ से, मिडिल क्लास की तरफ से भी अब जो वहाँ बहस और आर्गूमेंट शुरू हुए, वो इतना ज़्यादा सपोर्ट खो चुके थे आपस में चीज़ों का कि आर्मी को बुलाना पड़ा और असेंबली को फोर्सली, मतलब वहाँ पे जो लोग थे इस तरह की जो हरकतें हो रही थी फिर उनको वहाँ से हटाना पड़ा। ठीक है, ये इसका एक पूरा ब्रीफ था। अब आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल। अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ की बात करूँ ना, इसमें सबसे ज़्यादा बात ये होगी वुमेन्स के बारे में, वुमेन सफरेज, वुमेन राइट्स एंड वुमेन्स की जो अदर चीज़ें। आप देखिए पॉलिटिकल राइट्स की बात हो रही है जो वुमेन्स को मिले नहीं है, वॉज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। कहते हैं कि लिबरल मूवमेंट जो चल रहा था उस टाइम यूरोप में, तो वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, मतलब बड़े बड़े पदों पे वुमेन्स का होना, पॉलिटिकली एक्टिव होना, तो उनकी भूमिका, और हाँ सफरेज वोट का अधिकार होना, इन सब चीज़ों से वैसे कंट्रोवर्सी थी इसमें। इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेट एक्टिवली ओवर द ईयर्स, जबकि से कई सालों से वुमेन एक्टिव थी इस लिबरल मूवमेंट में, ये भी आप ध्यान रखें, और उनको उनका हक भी नहीं मिल रहा था। वुमेन हैड टॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपने नए पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, मतलब पार्टी बनाई, कोई एक ग्रुप बनाया, इस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिश किया। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स
न्यूज़पेपर्स को लिखना शुरू किया, छापना शुरू किया, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, और इस तरह से अपने पॉलिटिकल मीटिंग्स को वो पार्टिसिपेट करने लगी। एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस, और जो आंदोलन हुआ करते थे, चाहे कोई इस तरह से कहते हैं ना प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे, तो वो लोग भाग लेने लगे, एक्टिव हो गए अपने अलग हो के। डिस्पाइट देवर डिनाइड, जबकि सॉरी डिस्पाइट देवर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। इन सब के बावजूद एक्टिव जब इतना हो गई, न्यूज़पेपर्स छापने लगे, एसोसिएशंस बनाने लगे, डिमॉन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेने लगे, अलग हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो सफरेज टू राइट के लिए अभी भी बहुत दूर थे। असेंबली में उनको वो राइट नहीं था। आप अगर ध्यान दें तो यही वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, फिगर 10, और आप देख रहे हैं सेंट पॉल के चर्च में यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। अच्छा, पीछे आप देख रहे हैं, जैसे अगर ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये थर्ड एस्टेट्स में या जो नॉर्मल लोग हैं वो खड़े हैं, और यहाँ पे वुमेन्स भी हैं इनमें। आई थिंक ये ऊपर भी इसमें डायग्राम दिया गया है। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए। पता है इनमें सबसे ज़्यादा लोग वुमेन्स थे, और वुमेन्स को इसका मतलब ये जो बैठे हुए लोग हैं यहाँ पे, ये जो बैठे हुए लोग हैं इतने सारे, इनमें वुमेन्स को बैठने की जगह नहीं दी, या तो उनको खड़ा रखा गया या ऊपर रखा गया कॉरिडोर की तरफ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई कि वुमेन्स को उतने राइट क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये पिक्चर बहुत कुछ कहती है। पिक्चर ये आता भी है कई बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में, आने के इस तरह के चांसेस रहते हैं। यहाँ नोटिस करेंगे बेटा आप लोग कि ये कुछ जर्मेनिया की, जैसे हमारी भारत माता ऐसे वहाँ जर्मेनिया है, इसका कंसेप्ट अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आप देखेंगे इसके जो कपड़े हैं और ये जो फ्लैग हैं, ये हैं या इस तरह के फ्लैग्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये कॉमन क्यों है? जबकि उस टाइम जर्मनी एक फुली नेशन बना भी नहीं था, और ये इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट होने लगी थी, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट थी रोमांटिसिज्म के ज़रिए वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे इंडिया में हमारा तिरंगा एक साथ नहीं बना, वो डेवलप किया गया टाइम टू टाइम, और उसका फाइनली जो चक्र हमने उसमें अडॉप्ट किया, और फाइनली हमारा तिरंगा बना। इसी तरह से जर्मनी की भी कहानी है। अच्छा, एक न्यू वर्ड है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट किसे कह सकते हैं आप? अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्टेड बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स। फेमिनिस्ट वो पीपल हो सकता है, जैसे कि मैं एक मेल हूँ, मैं फेमिनिस्ट हो सकता हूँ अगर मैं वुमेन्स के राइट के प्रति अवेयर हूँ, जानकारी है, और मैं इंटरेस्ट रखता हूँ इस चीज़ पे, और विश्वास रखता हूँ इस चीज़ पे कि वुमेन्स जो हैं, वुमेन्स वो सोशली, समाज में, इकोनॉमिक, चाहे वो जॉब कर रहे हो, बिजनेस हो, या किसी अदर एक्टिविटी में शामिल हो, या पॉलिटिकल, चाहे वो मेरी पार्टी में है, चाहे वो पीएम बन सकती है, मैं बन सकता हूँ तो वो बन सकते, इस तरह के सारे इक्वलिटी की अगर बात की जाए जेंडर वाइज, तो वो पर्सन फेमिनिस्ट कहलाता है। मैं फेमिनिस्ट हूँ या नहीं, ये मैं इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वुमेन्स के राइट, उनके इंटरेस्ट और उनके बिलीफ को मानता हूँ कि वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम इक्वल हैं, बराबर हैं। सोशली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली इक्वलिटी है क्या हमारे अंदर? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बराबर आएँ, बराबर हर चीज़ में कंधे से कंधा मिला के चलें? वो पर्सन फेमिनिस्ट होता है। इस वर्ड्स को आप ध्यान रखें, आप इसको राइट भी करेंगे। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एंड सो कम टू द लास्ट पॉइंट। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitor gallery। जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया, उनको विजिटर के तौर पर सिर्फ रखा गया और खड़ा किया गया विजिटर्स की तरह गैलरी में। क्या ऑब्जर्वर बन के रहिए, मतलब वो 831 में जो मेन मेल लोग का डोमिनेंस था, उन्होंने वुमेन्स को अपने बराबर नहीं बैठाया। तो ये वही बात यहाँ पे आती है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप ज़रा इसको एक बार देखें। आइडियोलॉजी बहुत सिंपल वर्ड है, मतलब कोई विचारधारा, सिस्टम ऑफ आइडियाज़ रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल पॉलिटिकल विज़न, किसी सोशली आइडिया को या पॉलिटिकली विज़न को रिफ्लेक्ट करता हो, प्रभावित करता हो लोगों को, या विचारधारा जो होती है आइडियोलॉजी। दो कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। आपने देखा था ना, ट्रूप्स बुला लिए, एटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी, और जो मिलिट्री उनकी थी उन्होंने भी इस चीज़ को मेंटेन कर दिया। तो हालांकि चीज़ दबा तो दी गई, बट कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। लेकिन कंजर्वेटिव फिर अपना भी ऑर्डर इस्टेब्लिश नहीं कर सके। तो इसका मतलब है कि लिबरल जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुआ था।
Monarchs were beginning to realize that cycle of revolution and repression could not be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionary. ये जो क्या कहते हैं मोनार्क लोग हैं, राजा हैं, ये सब ये सोच रहे हैं, इन्होंने ये सोचने का शुरुआत की कि रिवोल्यूशंस तो होते रहेंगे और रिप्रेशंस भी होता रहेगा, इस साइकिल से अगर बचना है, ये सिर्फ से इसलिए तब तक ख़त्म नहीं हो सकती है कि जब तक हम अपने आप को कुछ इम्प्रूव ना करें। तो उन्होंने क्या किया पता है, वो ये कहने लगे कि जो लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी पीपल हैं, मेजिनी जैसे, रूसो जैसे, मोंटेस्क्यू जैसे, या ये जो 831 पार्लियामेंट यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में करेंगे सारे लोग, इनको जो कंसेशन, जो माफ़ीनामा या जो रियायतें मिलती हैं, इन सबको ख़त्म किया जाए, ऐसा कंजर्वेटिव का मानना था। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchy of Central Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. अब आप एक चीज़ ये देखेंगे कि 1848 में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने नए नए चेंजेस शुरू कर दिए जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले थे। ये कौन लाया था 1815 से पहले? नेपोलियन लाया था। उन्हें लगा कि जो नेपोलियन ने चेंज किए हैं ना, उन चेंजेस को अगर हम अपने यहाँ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में कर दें तो मतलब जो फ्रांस में, इंग्लैंड में और यहाँ सब जगह हो रहा था, अगर वो अपने यहाँ ले आए तो, ऐसा उन्होंने सोचा। और वो क्या सोच रहे थे? द सर्वडम एंड बॉन्डेड लिवर एबोलिश टू बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेशन एंड रशिया। ये हैब्सबर्ग और रशिया आता है बेटा, ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ही आता है, आप ध्यान रखें। तो यहाँ क्या किया, ये जो लेबर से रिलेटेड जो लॉ थे कुछ, और सर्वडम खेती करवाना किराए पे, बड़े बड़े सर्वडम, आप देखा था ना, फ्यूडल सिस्टम था, जागी जमींदार सिस्टम, उसके नीचे बहुत सारे फार्मर वर्क कर रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने वहाँ ख़त्म किया हैब्सबर्ग एम्पायर में और रशिया में। द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867। और ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो एम्पायर था ना, आपको याद है ना, सॉरी ऑस्ट्रियन जो एम्पायर के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे कंट्री थे वहाँ पे अलग, और हैब्सबर्ग जो रूलर थे उन्होंने हंगरी में, हंगरी आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहाँ पे मोर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि बहुत सारी रियायत दे दी 1867 से। उन्होंने कहा कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो मोनार्क सिस्टम है वो एबोलिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ शुरू किया। वो जो वेस्टर्न में वहाँ पे शुरुआत हो रही थी, अब वो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में चेंजेस होने लगे। और उसकी सबसे पहले शुरुआत थी कि जो हैब्सबर्ग के रूलर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा छूट दे दी हंगरी में 1867 में, जैसे कि इंडिया में अंग्रेज़ों ने लेटर ऑन दी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर 3। लेटर वी डिस्कस द चैप्टर 4 मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये जर्मेनिया माता, जो इस तरह के कंसेप्ट हैं, ये आप तभी उसमें समझेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 3। फ्रॉम मंडे वी रिवाइज आवर सिलेबस ऑफ PD1। सो लेट मी नो, आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं कि हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करें या ज्योग्राफी से, क्योंकि पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर इजी है, हमने पढ़ा है उसको, हम अगर बाद में रिवाइज करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। हिस्ट्री में जो ये यहाँ तक का ही दी एंड, ये चैप्टर 1, 2 और 3 आएंगे हिस्ट्री में। ये चैप्टर, ये पूरा यूनिट 1 का है, ठीक है ना। तो यूनिट 1 में सिर्फ ये आज तक का ही चैप्टर आएगा, तो ये हमने पढ़ा है, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी भी रहेगा। तो आप मुझे बताएंगे किससे स्टार्टिंग करनी है। सो क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।